नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज अंतिम दिन। सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में प्रधानमंत्री का किया गया औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। 25 मई से शुरू होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के आयोजन की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा। आयोजन की गुणवत्ता और खिलाड़ियों की सुविधा सुरक्षा पर दिया जोर। वाराणसी के जिला न्यायालय में ज्ञान वापी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई होगी। एक साथ हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं ने एक साथ सुनवाई की थी मांग, जबकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने दर्ज कराई थी आपत्ति। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। 25 मई से 10 जून तक जिला मुख्यालयों में चलने वाले विशेष अभियान कृषि क्षेत्र से जुड़े लंबित मामलों का होगा निराकरण। और अब समाचार विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया दौरे के अंतिम दिन सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, जहां प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सिडनी में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की, जहां प्रधानमंत्री आज ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल समेत तमाम गणमान्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी 6 दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की व्याख्या अब कई नए उदाहरणों से दी गई है। जहां सिडनी के एरिना स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भौगोलिक दूरी भले ही हो, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। सिडनी के कुडॉस बैंक एरिना की ये तस्वीरें और वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों का जोश बता रहा है कि पीएम मोदी देश ही नहीं दुनिया में कितने लोकप्रिय हैं। लोगों से ठसाठस भरा स्टेडियम, गणपति बप्पा मोरिया, भारत माता की जय और मोदी मोदी के जमकर नारे। दुनिया के किसी और नेता के लिए ऑस्ट्रेलिया में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो। हालत ये रही कि कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मौजूद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी भी इस कार्यक्रम को देखकर भाव विभोर थे। एंथनी अल्बनीजी ने भारतवंशियों के बीच संबोधन में पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें बॉस बताया और कहा कि उनका स्वागत करना सौभाग्य की बात है। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. स्टेडियम में 20,000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने शुरुआत नमस्ते ऑस्ट्रेलिया से की। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले दोनों देशों के संबंधों को 3C कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी डिफाइन किया जाता था। फिर 3D डायस्पोरा, डेमोक्रेसी और दोस्ती पर आधारित बताया था, और फिर कुछ लोगों ने इसे एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन पर आधारित बताया। लेकिन सही मायनों में ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं बड़ा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। पीएम मोदी ने भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया
और कहा कि भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री किसी देश में है तो वो है भारत। पीएम ने कहा कि आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम राष्ट्र को एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी परिवार मानते हैं। भारत ने हमेशा अलग अलग देशों को एकजुट करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम किया है। अभी अभी जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है। इस कार्यक्रम को लेकर भारतवंशियों में जबरदस्त उत्साह दिखा। इतना अच्छा माहौल कि बता ही नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा माहौल था। और ऐसा मौका ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में रहते हुए हमें बहुत कम मिलता है। फील सो कनेक्टेड, ऐसा लग रहा था कि पूरे भारत के दर्शन हो गए। और उसके बाद जो सबका वेलकम स्पीच दिखाया कि ये पंजाब से, ये उत्तर प्रदेश से, ये महाराष्ट्र से, वो सब कुछ ऐसा था जो हमने इमेजिन नहीं किया था। स्टेडियम में पीएम मोदी के आने से पहले भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए पीएम मोदी का स्वागत किया गया। यही नहीं, एयरक्राफ्ट की मदद से पीएम मोदी के स्वागत में सिडनी में आसमान में वेलकम मोदी लिखा गया। वहीं उत्तर प्रदेश में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर तथा वाराणसी में होने वाले आयोजन पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन 25 मई से 3 जून तक होगा। इस दौरान कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह से जुड़ी झांकी भी मुख्यमंत्री को दी गई, जहां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ 25 मई को लखनऊ में और समापन 3 जून को वाराणसी में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वालों बच्चों के रहने, खाने और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। उनके आयोजन स्थल पर पहुंचने के लिए संसाधन की भी समुचित व्यवस्था की जाए। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले खिलाड़ी यदि आयोजन स्थलों पर कहीं घूमने जाना चाहें तो उनकी सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था की जाए। बैठक में प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल समेत प्रशासन, पुलिस और खेल विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं नोएडा में कल से जहां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कबड्डी से शुरुआत हो गई, तो वहीं वाराणसी को भी 2 खेलों की मेजबानी मिली है, जिसमें योगासन और कुश्ती के आयोजन किए जाएंगे। कुश्ती का आयोजन 26 मई से लेकर 29 मई तक आयोजित किए जाएंगे। वहीं योगासन 1 से लेकर 3 जून तक चलेगा, जहां जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। BHU गेट से लेकर IIT जिमखाना तक खेलो इंडिया के पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं। वहीं इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ी भी लगातार अभ्यास करते हुए देखे जा सकते हैं। खिलाड़ियों के मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें योग भी कराया जा रहा है। जहां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में बनारस से कुश्ती के कुल 5 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 1 महिला व 4 पुरुष शामिल हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 26 से 29 कुश्ती का चल रहा है, इसमें पूरे भारत की जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें से बेस्ट ऑफ 8 जो भी पहलवान हैं यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और इसमें तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भाग ले रहे हैं। और ये बनारस के लिए गौरव की बात है कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता पहली बार हो रही है। कितना एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छे प्लेयर यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं, सब भारत से चुने हुए मेडलिस्ट रहते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है इनके साथ खेलने को, उनसे कुछ सीखने को मिलता है हमें। सरकार बहुत अच्छी स्कीम लाई है खेलो इंडिया के, इससे पहले कभी था नहीं,
तो लाई है, तो कंपटीशन बढ़ा है, लड़कों को अच्छा मौका मिल रहा है खेलने के लिए, काफ़ी सुविधा मिल रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो 21 खेलों में जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 4 जिलों जैसे बनारस, लखनऊ, गोरखपुर और नोएडा, और एक खेल जो है दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं जो शूटिंग का है। इसमें जो है 4,705 खिलाड़ी, लगभग 200 यूनिवर्सिटी जो पूरे भारत वर्ष की यूनिवर्सिटियां हैं, 200 यूनिवर्सिटी के एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्नाव के पंडित दीनदयाल स्टेडियम में खेलो इंडिया की मशाल रैली यात्रा पहुंची, जहां मौजूद एडीएम खेल कोच सहित जनपद के सभी स्पोर्ट्स बच्चों ने खेलो इंडिया की मशाल टीम के सदस्यों का भव्य स्वागत किया। जहां खेलो इंडिया की टीम को पुष्प गुच्छ के साथ स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। जहां पंडित दीनदयाल स्टेडियम में बच्चों ने खेलो इंडिया मशाल की टीम के सदस्यों के सामने अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाया और लड़कियों ने योग अभ्यास कर अपनी प्रतिभा की प्रस्तुति की। जहां खेलो इंडिया की मशाल को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में टीम बनाकर प्रचार रैली वाहन के साथ भेजा जा रहा है। जहां कल उन्नाव पहुंची खेलो इंडिया मशाल यात्रा अब हमीरपुर जाएगी। 25 तारीख को खेलो इंडिया मशाल यात्रा का समापन होगा। मनोहरा में नेहरू युवा केंद्र के लोगों ने इनका स्वागत किया। उसके बाद राजकीय पॉलिटेक्निक दही चौकी है, वहां पर इनका स्वागत सम्मान हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में इनका यहाँ पे एक कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, वो सब खेल को बढ़ावा देने के लिए था कि हमारे यहाँ के देश के बच्चे, जिले के बच्चे खेलों के प्रति जागरूक हों। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का भी यही उद्देश्य है कि खेल यहाँ बढ़े, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। इसी थीम के तहत इन्होंने इस चीज़ को शुरुआत करी है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों में, हमारे खिलाड़ियों में उत्साह का वर्धन करना है कि ये लोग खेलें और प्रसन्न रहें और देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम और अपने जनपद का नाम और कुल का नाम रोशन करेंगे। वहीं वाराणसी के जिला न्यायालय में ज्ञानव्यापी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। इस बारे में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने आदेश दिया है। जहां ज्ञानव्यापी से जुड़े 7 मामलों की एक साथ सुनवाई किए जाने को लेकर सोमवार को हुई सुनवाई के बाद जिला अदालत ने स्थानांतरण आदेश को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में विभिन्न अदालतों में चल रहे ज्ञानव्यापी से जुड़े सभी मामले अब वाराणसी के जिला न्यायालय में आ जाएंगे। जहां हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं ने सभी मामलों को एक साथ सुनने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इससे पहले हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं के द्वारा ज्ञानव्यापी से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुनने के लिए जिला न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। जहां अंजुमन इंतजामिया ने स्थानांतरण के मांग के आवेदन को गलत तथ्य पर आधारित होने की बात कही थी। देखिए, ये फैसला हमारे पक्ष में आया हो, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी लंबी मांग थी, लंबी सुनवाई हुई न्यायालय में और न्यायालय ने इस चीज़ को महसूस किया कि ये मुकदमे सारे एक कर देने चाहिए। क्योंकि मांग सबकी एक ही है, सारे मुकदमों का नेचर एक है। उसी ज्ञानव्यापी परिसर की बात हो रही है जिस ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में शिवलिंग मिला था। इसलिए न्यायालय को भी लगा है कि नहीं, सारे मुकदमे एक नेचर को होकर अलग अलग चल रहे हैं, ये ठीक नहीं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि सारे मुकदमे एक जगह सुनवाई होगी। इसलिए इस फैसले का हम जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। रह गई बात राखी सिंह वगैरह का जो मामला है 693/21, वो मामला लीडिंग केस के रूप में चलेगा। यानी कि न्यायालय ने भी माना है कि ये मुकदमा जो है, इसी मुकदमा सारे मुकदमों का आधार यही है, यही शिवलिंग जो साक्ष्य में मिला है सारे मुकदमों का आधार है। इसलिए इसको लीडिंग केस बनाया गया है। हम लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में युवाओं का बहुत बड़ी संख्या में कौशल विकास कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया से युवाओं की प्रतिभा निखर रही है और उन्हें एक बेहतर मंच मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली उसका उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उसके अंदर उपस्थित रहेंगे और भी बहुत सारे युवाओं को वहाँ आने का, खेलने का मौका और खेल प्रेमी को देखने का मौका वहाँ पर मिलेगा। और सरकार लगातार युवाओं को बढ़ाने का काम कर रही है, युवाओं को प्रशिक्षित भी कर रही है, हर प्रकार की सुविधाएं दे रही है। और जब से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आए हैं तब लगातार ओलंपियाड में, एशियाड में लगातार हमारे बच्चे शानदार रिजल्ट लेकर
और वहाँ से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेकर के आ रहे हैं। तो मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री का मोटिवेशन है, मुख्यमंत्री का मोटिवेशन है, वो युवाओं के लगातार काम कर रहा है और सब युवाओं को सहभागिता करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार के लिए 24 मई से 10 जून तक विशेष आगे, जिनमें आधार कार्ड, बैंक खातों को खुलवाना और कृषि क्षेत्र से जुड़े विभागों में लंबित कार्यों को निपटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा 4 साल पहले शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए वार्षिक किसानों को दिया जाता है। इस योजना का और विस्तार किया जाना है। जो किसान इस लाभ से वंचित हैं, उन्हें जोड़ने के लिए इस अभियान को शुरू किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 4 साल पहले इसको प्रारंभ किया था और उस योजना के भीतर ये व्यवस्था की थी कि हर फसल के पहले किसानों को उनकी फसल को लगाए जाने के लिए इनपुट्स के लिए एक व्यवस्था स्थायी किया जाए, जिससे कि उनकी खेती अच्छे से हो सके और आमदनी बढ़ाई जा सके। और इसलिए हर 4 महीने पर 2,000 रुपये और 1 वर्ष के भीतर 6,000 रुपये किसानों को आर्थिक रूप से सहयोग दिए जाने के लिए भारत सरकार ने निर्णय किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यह प्रयास किया, जिसके माध्यम से 2 करोड़ 63 लाख किसानों को हम लोग इस योजना के भीतर आच्छादित कर सके थे। और पिछले जो हमारी किस्त गई है 13वीं किस्त थी, 13वीं किस्त तक 55,882 करोड़ रुपए की धनराशि किसान भाइयों को इसके माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। भारत सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी किया है, जिसके भीतर 3 चीज़ों को उन्होंने आवश्यक कर रखा है कि पीएम किसान की 14वीं किस्त उन्हीं किसान भाइयों को उपलब्ध हो पाएगी जो समस्त कृषकों के भूमि का विवरण का दर्ज होना, दूसरा उनके KYC से पूर्ण होना और तीसरा समस्त कृषकों के खातों की आधार सीडिंग NPCI लिंकिंग होना। तो वहीं 1 दिवसीय दौरे पर चंदौली आए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पत्रकारों से बातचीत में नोटबंदी को RBI की प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक समय समय पर इस तरह की कदम उठाता रहता है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कश्मीर में हुए G20 सम्मेलन पर पाकिस्तान के विरोध के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने नए कश्मीर की तस्वीर पेश की है। भारत ने सम्मेलन में आए विदेशी डेलीगेट को वर्तमान में वहां शांति, आर्थिक उन्नति व व्यवस्था का दर्शन कराया है। इससे पाकिस्तान को आपत्ति हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके दांव खोखले साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान का विरोध उसकी बौखलाहट का नतीजा है। पूरी दुनिया के सामने कश्मीर में जो वर्तमान शांति, आर्थिक उन्नति, सुव्यवस्था है, उसका दर्शन इस बैठक के माध्यम से जो दुनिया को हो रहा है, उससे पाकिस्तान की आपत्तियां, उसके दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की बौखलाहट है और दुनिया ने आज के कश्मीर की सही तस्वीर इन बैठकों के माध्यम से दुनिया के सामने। वहीं संघ लोक सेवा आयोग ने कल सिविल सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित कर दिया, जहां परीक्षा परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी है। शुरुआत के 4 स्थानों पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है, जहां ग्रेटर नोएडा की जलवायु विहार की रहने वाली इशिता किशोर ने सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इशिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को धैर्य के साथ परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। इशिता का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया और जश्न का माहौल दिखाई पड़ा। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए ट्वीट किया है। योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी नेशन फर्स्ट की भावना, अटूट कर्तव्य निष्ठा व पूर्ण पर प्रतिबद्धता के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। आई थिंक ये बहुत लंबी जर्नी है, मेहनत तो बहुत लगती है एंड तीसरा अटेम्प्ट था मेरा, तो 3 साल से बहुत मेहनत की है एंड इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी।
श्रेय तो बहुत लोग हैं, मतलब कोई भी अकेले सक्सेसफुल नहीं बन पाता है, बहुत लोगों का एफर्ट लगता है, स्पेशली माय मदर एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम दैट शी वाज फॉर मी एंड हाउ शी मेड एवरीथिंग इजी फॉर मी अपार्ट, मतलब वो बस कहती थी तुम पढ़ो बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो मेरी माँ ही है जिन्होंने सब कुछ किया। बच्चों को मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज बहुत सिंसियरली करें ये एग्जाम एंड मतलब धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस पे काम कीजिए, दूसरों से ज्यादा तुलना ना करें। थैंक यू। नंबर 1 रैंक किया है तो ये तो बहुत बड़ी खुशी है हमारी फैमिली के लिए और हमारे सबके लिए, क्योंकि नंबर 1 इज नंबर 1। तो इसकी खुशी का तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और आज तक जो भी हमने ऐसा लगता है कि जो भी हमने विश किया हो भगवान से, जो अच्छे काम किए हैं उसका अगर कुछ मिला है तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत बरेली में सीओ के पद पर तैनात प्रयागराज के मूल निवासी श्री राजकुमार मिश्रा की बेटी स्मृति मिश्रा ने यूपीएससी 2022 की परीक्षा में देश में चौथी रैंक हासिल की है। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता का बल्कि प्रदेश का मान भी बढ़ाया है। जहां बेटी ने जब फोन पर अपने आईएएस बनने की सूचना अपने पिता को दी तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। जहां स्मृति मिश्रा इन दिनों दिल्ली में रहकर लॉ की पढ़ाई कर रही हैं, उनके बड़े भाई लोकेश मिश्रा दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। जहां स्मृति मिश्रा अपनी मां के साथ दिल्ली के अपने भाई के पास हैं। जहां स्मृति मिश्रा के पिता ने बेटी की सफलता का श्रेय बेटी की मेहनत और उनकी मां के सहयोग को दिया है। शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा परिवार पूरा बहुत खुश है और आज का दिन हमारे लिए जो है एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बिटिया के मेहनत, त्याग और लगन ने जो है इस मुकाम को हासिल किया उसने। ये हमारे परिवार के लिए और पुलिस परिवार के लिए भी ये बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग 2022 में 56वीं रैंक लाकर आईएएस बने रायबरेली निवासी अर्नब मिश्र ने जनपद का नाम रोशन किया है। जहां संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित होकर अर्नब ने अपनी मेधा का परचम लहराया है। जहां अर्नब ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के साथ ही अपनी बड़ी बहन को देते हैं, जिनके सटीक गाइडेंस के चलते उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। अर्नब ने बताया कि आईएएस बनने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में बहुत काम करने की जरूरत है, उसी पर फोकस करूंगा। अर्नब का चयन पिछले वर्ष पीसीएस में हुआ था, जहां वर्तमान में अर्नब डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे थे। जहां अर्नब के माता पिता ने बताया कि अर्नब अपने प्रारंभिक शिक्षा के दिनों से ही बहुत ही लेबोरियस थे, जहां परिणाम स्वरूप आज उन्हें सफलता मिली। बेटी की सफलता से जहां परिवार में खुशी है, वहीं आसपास के पड़ोसी व मित्रों के द्वारा बधाई देने का तांता लगा हुआ है। बस एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट रही कि कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी कोई इंसान अपनी प्रिपरेशन में मेंटेन कर सकता है, मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़े, रोज़ दिन में 15 घंटे पढ़े, 16 घंटे पढ़े, नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आप 365 में से अगर 300 दिन पढ़ते हैं, भले ही वो आप 8 घंटे पढ़ें, तो वो कंटिन्यूटी मैटर करती है। तो अगर इसी तरीके से आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो भी प्रिपरेशन करेगा कुछ ना कुछ सक्सेसफुल जरूर होगा। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये लग रहा है कि अपने प्रियजनों के और ईश्वर की कृपा से ये सारा अर्नब ने अचीव किया। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसकी मेहनत रही और सबका आशीर्वाद रहा। अब जो जिम्मेदारी मिली है, जो काम मिला है, अब इसको एक आईएएस ऑफिसर के रूप में ऐसा काम करें कि अब वहाँ पर भी जिस उद्देश्य से सरकार ने इनको चुना है वहाँ जाएं, और जो गवर्नमेंट का रियल उद्देश्य है कि जो उनकी योजनाएं हैं ये गरीबों तक, हर व्यक्ति को पहुँचें और उसका लाभ मिले। ईमानदारी से काम करें और सबको उसका जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो सब जनता को, नीचे जनता तक को सबको लाभ मिले उसका। खेलो इंडिया
इंडिया के माध्यम से देश के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और ग्रामीणों से निकले खिलाड़ी प्रदेश ही नहीं देश में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हापुड़ जनपद के गांव दयानंदपुर निवासी सुहानी सिंह ने तमिलनाडु में आयोजित नेशनल वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतकर हापुड़ एवं प्रदेश का नाम रोशन किया है। सुहानी की सफलता पर खुशी का इजहार कर बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। जहां सुहानी ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता के अलावा कोच को दिया है। ग्रामीण अंचलों में जो प्रतिभा छिपी है उन्हें निखारने की आवश्यकता है। जहां खेलो इंडिया के माध्यम से सरकार इस ओर कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ खेलों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इससे जहां शरीर स्वस्थ रहता है वहीं खेल से देश का नाम भी रोशन किया जा सकता है। पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीत के लेके आई हूँ। ये तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है तिरची, वहाँ पे ये नेशनल लेवल का कंपटीशन हुआ था और इससे पहले स्टेट भी हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था, उसमें भी मैंने गोल्ड जीता था। और मैं 69 वेट कैटेगरी में मैंने 275 वेट उठा के मेरे गेम में 50 लड़कियाँ थी और वो सब अलग अलग स्टेट की लड़कियाँ थी। 12 स्टेट आए थे वहाँ पे, 2000 बच्चे थे, पर मेरे गेम में 50 लड़कियां थी। उनको पीछे छोड़ के मैंने गोल्ड जीता है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरी बेटी ने गोल्ड जीता है, ऐसे ही समाज की और ही बेटियां भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो भी करना चाहती हैं, पढ़ाई, सिलाई, कंप्यूटर वगैरह, और अपना मतलब सेल्फ डिफेंड होनी चाहिए। मेरी बेटी ने गांव और शहर का, डिस्ट्रिक्ट का, प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं अपने बेटे पर बहुत गर्व करता हूं और आगे यही कामना चाहता हूं, नेशनल के बाद इंटरनेशनल जीत का आए। मुर्गी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है, जो किसानों के लिए कैश क्रॉप की तरह है। जनपद फतेहपुर के औंग निवासी आनंद और शैलेंद्र समेत युवा वर्ग के किसानों को बागवानी के साथ सोनाली प्रजाति की देशी मुर्गी पालन व्यवसाय वरदान लगने लगी है। इस प्रजाति से मुर्गी पालक सालाना 4 से 5 लाख की आमदनी कर रहे हैं, जो किसानों को कृषि के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। इसमें लागत भी बहुत कम आती है और साथ ही सरकारी योजनाएं भी मुर्गी पालन क्षेत्र में मददगार साबित हो रही हैं। किसान शैलेंद्र व आनंद ने बताया कि देसी मुर्गी और देसी अंडे की बढ़ती मांग और बाजार को देखते हुए सोनाली प्रजाति की मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया है। इस प्रजाति में बीमारी की संभावना काफी कम रहने के कारण नुकसान न के बराबर और बेहतर मुनाफा मिल रहा है। पशुपालन व्यवसाय एक तो ये क्या है ना कि कैश क्रॉप है। अब जब भी हम फसल हमारी जैसे हम खेती करते हैं तो हमारी फसल 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने जो भी है, तो उसके बाद ही हमें पैसा मिलेगा। लेकिन पशुपालन ऐसा व्यवसाय होता है, चाहे दूध उत्पादन में हो या मीट पर्पज से हो या अन्य पर्पज से हो, तो ये हमको कंटिन्यू पैसा देता रहता है, तो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत कम आती है या नहीं आती है। जो युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, अपना स्वयं छोटा सा व्यवसाय चालू करें मुर्गी का। ये सोनाली मुर्गी है और ये 5-6 महीने में अंडा देना शुरू कर देती है। हमने 500 मुर्गियां डाली है, इसमें 400 अंडे मान लीजिए हमारी दे रही हैं। तो 400 अंडे का हमारा पर्पज ये होता है कि 10 रुपये का थोक में हमारा अंडा निकल जाता है। हमने इसमें एक ये सिस्टम किया कि फ्री रेंज पे कि हमको राशन कम देना पड़े, तो हमने बाग भी लगवा दिया है थाई अमरूद की। तो उसी बाग में वो जाके अपना उसी में चारा बो देते हैं, तो उसी में चुनती रहती हैं और कुछ राशन हम शाम को दे देते हैं। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज अंतिम दिन। सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में प्रधानमंत्री का किया गया औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। 25 मई से शुरू होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के आयोजन की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा। आयोजन की गुणवत्ता और खिलाड़ियों की सुविधा सुरक्षा पर दिया जोर। वाराणसी के जिला न्यायालय में ज्ञान वापी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई होगी। एक साथ हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं ने एक साथ सुनवाई की थी मांग, जबकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने दर्ज कराई थी आपत्ति।
और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। 25 मई से 10 जून तक जिला मुख्यालयों में चलने वाले विशेष अभियान कृषि क्षेत्र से जुड़े लंबित मामलों का होगा निराकरण।